प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार, मैं महेंद्र स्वागत करता हूं आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। साथियों, आप जानते हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का 11 अगस्त को एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम के जरिए समापन हुआ और इन खेलों की मशाल लॉस एंजलिस को सौंप दी गई, जहां 2028 में अगले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रस्तावित हैं। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। गत 28 जुलाई को प्रसारित मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन खेलों को लेकर अपने उद्गार कुछ यूं व्यक्त किए थे। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है।
भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इन ओलंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक हासिल किए और वे शूटिंग में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और सरबजोत सिंह के साथ इसी वर्ग की मिश्रित टीम स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। मनु ओलंपिक के किसी एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। पहली बार शूटिंग में भारत को किसी एक ओलंपिक खेल में 3 पदक मिले थे। शूटिंग में भारतीय दल के प्रदर्शन के बारे में हमने बात की भारतीय टीम के प्रशिक्षक और राष्ट्रमंडल और ISSF विश्व कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के स्वर्ण पदक विजेता संजीव राजपूत से। संजीव जी, पेरिस ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, खास तौर पर भारतीय निशानेबाजों का वहाँ जो प्रदर्शन रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि ओलंपिक खेल के लगभग सभी वर्गों में हमारे निशानेबाज गए, इतना बड़ा दल था। तो जो हमारी वहाँ पर परफॉर्मेंस रही, दल की संख्या और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस से रेशियो, ये आपकी नज़र में कैसा था? जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि किस तरह की परफॉर्मेंस रही है हमारी इस ओलंपिक्स में, तो मैं इस परफॉर्मेंस को जज करने के लिए लास्ट 2 ओलंपिक्स देखना पसंद करूँगा। लास्ट 2 ओलंपिक्स जैसे कि इससे पहले वाला हो गया टोक्यो का और उससे पहले हो गया रियो का, तो उन दोनों में तो हमारी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हैं, शूटिंग फैटर्निटी की बहुत ही पुअर रही है, कोई मेडल नहीं आया है। मेडल छोड़िए, फाइनल में भी बहुत मुश्किल से पहुँचे। और अगर मैं उसको कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि 300% बढ़कर परफॉर्मेंस आई है इन 2 ओलंपिक्स को लेकर। हालांकि अगर लंदन ओलंपिक्स को भी कंसिडर किया जाए तो हमारे पास सिल्वर नहीं है जो होना चाहिए था, पर हमारे पास 2 की जगह 3 मेडल हैं। और इसके अलावा हम इंडिविजुअल इवेंट्स की बात करें तो हमारे इस बार 21 एथलीट्स शूटर्स क्वालिफाई करके गए, अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। राइफल पिस्टल में मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हर एक इवेंट में एक ना एक फाइनलिस्ट रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चाहे आप 10 मीटर एयर राइफल लीजिए, मैन सेक्शन लीजिए, वुमेन सेक्शन लीजिए, चाहे 50 मीटर, 25 मीटर। आप देखिए मनु भाकर ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हालांकि वो अपने 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल वुमेन इवेंट में चूक गई आखिरी दिन मिक्स टीम में, उनका फेवरेट है वो, जबकि वो उनका पेट इवेंट है। और उसी इवेंट में सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड रिदम सागमान का है, वो भी गई हुई थी ओलंपिक्स, पर वो अपने 25 मीटर ना करके 10 मीटर पे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो आप देखिए हमारा लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है वो अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले इवेंट को छोड़कर किसी दूसरे इवेंट में ओलंपिक खेल रहा है। और मनु भाकर इतने अच्छे से उन्होंने 10 मीटर ले लीजिए या फिर 25 मीटर ले लीजिए, बहुत बढ़ चढ़ के परफॉर्मेंस दिया है। हमें उम्मीद थी कि उनके तीसरा मेडल भी आएगा, बट चौथे नंबर पे रहा। वो हमारे लिए वैसे ही एक बहुत बड़ा सम्मान, और देश को इतने अच्छे मेडल दिए हैं उनके लिए, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। संजीव जी, परफॉर्मेंस आपके हिसाब से बहुत अच्छी रही, लेकिन दरअसल होता ही है कि उम्मीदें होती हैं, और क्यों ना हो जब हमारे ऐसे निशानेबाज हैं जिनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, सिफत कौर के नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला शूटर जाता है तो उम्मीद रहती है कि वो तो गोल्ड मेडल जीतेगा ही। मनु भाकर की परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो बाकी शूटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपने सही फरमाया कि जब हम कोई ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दे चुका हो अपने इवेंट में, पेट इवेंट में, उसमें ओलंपिक जा रहा हो और अचानक से परफॉर्मेंस डिप कर जाए, तो हम उसको एज अ कोच कई एंगल से देखना पसंद करते हैं। हालांकि एज अ लेमैन लैंग्वेज में हम बोलें कि अरे ये कैसे फिसल गया, क्या हो गया इसको, इस तरह की बातें होती हैं, बट हम उसको थोड़ा सा डिवाइड करके अच्छे से इंट्रोसेक्ट करके अच्छे से देखते हैं, डाइसेक्ट करके बेसिकली। तो मुझे लगता है कि सिफ्थ कोर का अपना पहला ओलंपिक्स था, फिर उसके बाद उनको अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हो गई थी, और मुझे लगता है कि फर्स्ट ओलंपिक का जो प्रेशर था वो शायद उसके मुताबिक जो एक्सपेक्टेशन थी उनको खुद के अपने अंदर, जो वो फर्स्ट कार्ड शुरू होते साथ नहीं दिखी उनको पूरी होते हुए, तो और फिर उसके बाद उन्होंने हिम्मत छोड़ दी। हालांकि मैंने भी 3 ओलंपिक्स खेले हैं, मुझे पता है कि सिर्फ एक फ़र्स्ट कार्ड शूट करने पे उसका स्कोर अप या डाउन होने से आप बाकी के बचा हुआ मैच गिव अप नहीं कर सकते, जो कि मुझे लगता है कि वहाँ उन्होंने थोड़ी सी अपनी गिव अप वाली जो उनके अंदर भावना आई, जिसकी वजह से उन्होंने
गिव अप कर दिया बाकी के 5 कार्ड, वो नहीं करने चाहिए थे। अगर मान लीजिए वो गिव अप ना करके उसको और अच्छा परफॉर्म करती तो हो सकता है कि जिस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे आखिरी के 2 सीरीज़ सीक्वेंस चलाए हैं कई बार कई मैचेस में, तो 100 की सीरीज़ मार के वो हो सकता है उसी पे अपना स्कोर रोक देती और फाइनल में आ जाती। टॉप 8 फाइनलिस्ट होते हैं, फिर उसके बाद फाइनल के बाद जब आप क्वालिफिकेशन के बाद जब आप फाइनल में जाते हैं तो स्कोर ऑलरेडी 0 होता है। आप एकदम 0 से स्टार्ट करते हैं, किसी का कोई स्कोर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता क्वालिफिकेशन का, तो उसमें उनको फिर दोबारा अपना आप दिखाने का मौका, जैसे कि कितना अच्छा लेवल से वो खेलती हैं, उनको वो मिलता, जिससे वो फिर दोबारा से परफॉर्म करके मेडल ले आती। संजीव जी, थोड़ी सी बात करते हैं चाइनीज़ शूटर्स की। चाइना एक अकेला देश था जिसके भी क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा थे, और यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र हांगझो एशियन गेम्स का करना ज़रूरी है कि जिसे चाइना में जाकर हमारे यंग शूटर्स, खासतौर पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह, उसके साथ ईशा सिंह हो गए, इन लोगों ने वहाँ जाकर चाइनीज़ शूटर्स को हरा कर गोल्ड मेडल्स जीते हैं एशियन गेम्स में। यही शूटर्स वहाँ जाते हैं ओलंपिक में तो चाइनीज़ शूटर्स मेडल जीत पाते हैं और हमारा ये शूटर ओलंपिक में उनको कॉम्पीट नहीं कर पाता। क्या कारण हो सकता है, जबकि वो खेल भी उन्हीं के देश में थे? देखिए, ऐसा कुछ खास मैं नहीं मानता कि हम चाइना को एशियन गेम्स में बीट कर पा रहे हैं पर ओलंपिक्स में बीट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि हमारा जो टारगेट है वो चाइना नहीं है। हमारा टारगेट एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अपने आप को परफॉर्म करके अपने आप को साबित करना है, जो कि हम मोस्टली ओलंपिक्स में मिस कर रहे हैं। तो ओलंपिक्स में मिस करने के लिए हमें किस तरह से अपने आप को फर्दर स्टडीज़ करके पूरा अच्छे से प्लान आउट करके एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, जो कि इस बार मुझे लगता है 99% एथलीट्स ने किया है। हालांकि 1-2 एथलीट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस एकदम डिप हुआ है, जिसमें सिर्फ स्कोर भी है। तो बाकी एथलीट्स ने परफॉर्म किया, वो मेन है। हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखनी है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज़ गॉन अप बाय 300%। हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी शूटिंग की, मैं बोल रहा था कि मुझे उम्मीद है कि हम 4+ मेडल ले आएंगे, जिसमें सबसे पहला मेडल मैं पहले दिन का ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 मीटर मिक्स टीम का, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम का हमारा मेडल आएगा। बट वो फर्स्ट डे ही उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्मेंस गंदा किया, जिसकी वजह से हमारा वो मेडल मिस हो गया। अदरवाइज़ आप देखिए हमारे पास 4 से ऊपर मेडल मिनिमम होने ही थे। हांगझो एशियन गेम्स में हमारे एथलीट्स इतना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, नो डाउट वो एक वर्ल्ड क्लास है। चाइनीज़ के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मोस्टली रिकॉर्ड जितने भी होते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा लीजिए या फिर ओलंपिक रिकॉर्ड लगा लीजिए या एशियन गेम्स के रिकॉर्ड लगा लीजिए, मोस्टली चाइनीज़ के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। पर हम लोगों ने उनको बीट करके उनके ही एरिया में गोल्ड मेडल जीता। वो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो अपने आप में एक सम्मान की बात है। पर ओलंपिक्स एक अपना अलग ही डिफरेंट बॉल गेम माना जाता है, जिसमें 32-34 प्लेयर्स ही होते हैं, मुश्किल से 30-32 ही आते हैं, जिसमें अब आप उम्मीद कर लीजिए कि सभी आपके लेवल के ही प्लेयर्स हैं। अब लास्ट डे किसकी हिम्मत या फिर कह सकते हैं किसकी किस्मत चल जाए, बस उसी के बेस पे उसका मेडल का फैसला हो जाता है। संजीव जी, एक तो हालांकि बहुत सारी बातें इस टीम के सिलेक्शन के बारे में भी होती है, कुछ ऐसे निशानेबाज जिनको नहीं ले जाया गया, क्योंकि बाद में जब क्वालिफिकेशन का हुआ भोपाल वगैरह में ट्रायल्स वगैरह के बाद तो बहुत सारी प्रश्न उठते ही हैं। वो स्वाभाविक तौर पर कुछ प्रश्न उठे, अंजुम मौदगिल को लेकर भी प्रश्न उठे और दुर्भाग्य से उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि जो टीम सिलेक्शन था वो बिल्कुल सही था या वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी सी चूक हुई? देखिए, मैं इस टीम का हिस्सा रहा हूँ टोक्यो ओलंपिक्स में, तो मुझे पता है कि टोक्यो ओलंपिक्स के टाइम पे हमारी जो पॉलिसी थी वो हमने 2018 में बना ली थी। 2018 क्या मतलब उससे भी पहले बना ली थी। हमने प्रॉपरली मार्क सेट किया था कि हम इस कॉम्पिटिशन्स को कंसिडर करेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ ओलंपिक्स। तो वो सारे कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। जो भी ओलंपिक्स गए टोक्यो का, उन सब ने उन कॉम्पिटिशन्स को मार्क करके उनमें परफॉर्मेंस दी। पर आपने देखा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत डिप हुई, कोई मेडल नहीं आया। तो हमारे अपनी सिलेक्शन पॉलिसी जो है उसको रीडिफाइन करना पड़ा, रीराइट करना पड़ा उसको। तो हमने उस रीराइटिंग करके हमारी एक पॉलिसी है मूविंग एवरेज, हम उसको MOM बोलते हैं, मूविंग एवरेज सिस्टम बोलते हैं उसको। तो उसके मुताबिक जो प्लेयर पहले हम चूज़ करते हैं कि कौन कौन सा प्लेयर इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड है, टॉप 5 या टॉप 6 या टॉप 8। फिर हम उनका एक मूविंग एवरेज के मुताबिक 4 या 3 ट्रायल्स कंडक्ट कराते हैं। ओलंपिक्स के लिए हमने 4 कंडक्ट कराए, 2 भोपाल में, 2 दिल्ली में। तो
तो उसमें से हमने बोला कि एक कोई भी लोएस्ट आप ड्रॉप कर सकते हैं, खुद ब खुद ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी लोएस्ट स्कोर होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो उस मूविंग एवरेज के मुताबिक हमने, पहले कोई और पॉलिसी थी टोक्यो के लिए, अब पॉलिसी कुछ और थी, पर ये जो नेक्स्ट पॉलिसी मुझे लगता है मूविंग एवरेज वाली, ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है, जिसके बाद हमारे रिजल्ट्स भी आए हैं। आपने देखा सबके सब फॉर्म में थे, तो मुझे लगता है ये सक्सेसफुल रही है, आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। संजीव जी, थोड़ी सी बात कोचिंग की करते हैं। जैसे मनु भाकर का जिक्र होता है, तो मनु भाकर अपना पर्सनल कोच जसपाल राणा को लेकर गई और सक्सेसफुल भी रही, और आप खुद कोच रहे हैं भारतीय टीम के। तो इंडिविजुअल कोच ले जाना, या फिर जो हमारे कोचेज़ हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, टीम कोचेज़ जो भी, जो अदीप कर्माकर जी या दूसरे जो भी हैं, बाहर के भी कोचेज़ होते हैं, तो क्या ये कोचिंग लेवल पर भी इंडिविजुअल चॉइसेस अब चलनी चाहिए कि हर शूटर को आज़ादी अपना पर्सनल कोच ले जाए, या आपको लगता है कि हमारा जो राइफल का या जो भी ट्रैप का जो भी शॉटगन का जो भी कोच है वो उनके साथ जाए, वही पर्याप्त है? सॉरी, माफ़ कीजिए, मैं आपके थोड़ा पिछले पॉइंट को फिर दोबारा से थोड़ा सा करेक्शन देना चाहूँगा। उसमें पिछले पॉइंट में हमने कुछ शूटर्स का नाम लिया था आपने, कि जैसे 3P में हमारे सिफ्थ कोर है, उसके साथ जो अंजुम गई है, उसका थोड़ा इशू था कि भाई आशी चौकसी जो अच्छे रिकॉर्ड और मेडल लेके आई है, बहुत सीनियर हैं, वापस कम बैक कर चुकी हैं। पर आप देखिए कि आशी चौकसी ने इंटरनेशनल में परफॉर्म किया है, अंडर प्रेशर हमेशा परफॉर्म किया है, पर अंजुम जो है उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल्स जो 4 चूज़ किए गए थे कि इसी के बेस पे हम ओलंपिक का सिलेक्शन करने वाले हैं, उसमें परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट से आशी को ओवरटेक किया। सेम वे 10 मीटर एयर राइफल में भी संदीप ने ओवरटेक किया रुद्रांश पाटिल को। हालांकि रुद्रांश पाटिल ने बाद में फेडरेशन को लिखा भी था कि नाराज भी थे वो, आप मेरा सिलेक्शन कीजिए, आप संदीप को किस बेस पे लेना चाहते हैं, जबकि उसके पास कोई इंटरनेशनल इंडिविजुअल मेडल नहीं है। बट फेडरेशन की लेट डाउन पॉलिसी है, तो उसके बाहर वो नहीं जा सकते थे। तो ये पॉइंट था जो मुझे आपको एलैबोरेट करना था। आते हैं आपका पर्सनल कोचिंग का इशू जो है, मुझे लगता है जो शूटिंग एक स्पोर्ट्स ऐसा है जिसमें इतनी ज़्यादा बारीकियां हैं, इतना ज़्यादा माइंड का गेम है एक लेवल के बाद, कि अगर आपके पास कोई सोशल बॉन्डिंग वाले पर्सन्स हैं, पर्सनल कोचेज़ हैं, आपके चारों तरफ एक ऑरा बना के रखने वाले लोग हैं जो आपको पॉजिटिव रख सकें उस टाइम पे, जबकि एक क्रूशियल टाइम रहता है परफॉर्मेंस करने का, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए मुझे लगता है कि पर्सनल कोचेज़ को ही परमिशन देनी चाहिए साथ जाने की। हालांकि हमारी फेडरेशन की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि पर्सनल कोचेज़ को प्रमोट किया जाए। तो इंडिविजुअल बेसिस पे आज की डेट में जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स बनते हैं, सबके पास इनफ स्पॉन्सर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो दे कैन वेरी वेल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ कोचेज़, टेक द कोचेज़, जिससे उनको अच्छा लगे और बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे। कई बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो इंडिया टीम के कोचेज़ से ही तैयार हुए हैं, वो तो डेफिनेटली इंडिया टीम के कोचेज़ के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। उनके पेरेंट्स भी हम पे ही पूरा छोड़ देते हैं कि हमारी बेटी नहीं है जी, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आप इसको देखिए, तो वो भी एक सीन होता है। बट मुझे लगता है कि पर्सनल कोचेज़ और हाथ में एक पर्सनल बॉन्डिंग के लिए जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत ज़रूरी रहता है। कुछ बातें कोचिंग को लेकर भी प्रचलित हुई हैं, ख़ास तौर पर मनु की सफलता के बाद, कि साहब बाकी कोचेज़ हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं कि आप बस मोबाइल भूल जाइए, अब आप शूटिंग करिए, इसी पे फोकस करिए, सोशल मीडिया भूल जाइए, छोले भटूरे भूल जाइए। लेकिन मनु के कोचेज़ या जो भी इंडिविजुअल कोचेज़, उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल आप नॉर्मल हैं। तो कहते हैं कि इस तरह की तकनीक भी काम कर जाती है। स्ट्रिक्ट कोचेज़ की तकनीक ने काम नहीं किया। तो आप खुद कोच रहे हैं, तो इस तरह की बातें क्या प्रामाणिक हैं? देखिए, एक स्टेज आती है जब आपको एक छोटा सा रसगुल्ला या एक चाय का कप भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, शूटिंग में मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके एक स्टेज आती है जहाँ पे आप मतलब कुछ भी खा लें ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको परफॉर्म कैसा करना है। आपके पास आपका एक शॉट का साइकिल बोलेंगे, एक गोली चलाने का एक प्रोसेस है, वो है आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में इतने अच्छे से सेट हो जाता है कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप कुछ भी खाते रहिए, कैसे भी रहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ टाइम तक। बट आपको कुछ हद तक अपने आप को एक लिमिटेशंस में, एक रिस्ट्रिक्शंस में मेंटेन तो करना पड़ेगा। अगर आप किसी बड़े प्लेयर को देखोगे कि अरे अच्छा वो तो मैच से पहले कोल्ड ड्रिंक पी के गया है, मैं भी पी के जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या वो किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो कोल्ड ड्रिंक या कुछ खा कर ये चेक कर रहे हैं कि मेरी हार्ट रेट बढ़ेगी तो मेरा स्कोर कैसा होगा, क्योंकि उनको मैटर नहीं करता उनका स्कोर
उस लेवल पे है कि उनका थोड़ा कम भी आ गया तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको फ़र्क पड़ सकता है कि आप उसकी देखा देखी करके कोल्ड ड्रिंक या कुछ और ऐसा खाएं कि जिससे हार्ट रेट बढ़े और परफॉर्मेंस अप हो या डाउन हो। आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो ये थोड़ा सोच समझ के करने वाला इशू है जो हर एक शूटिंग वाले जितने भी लोग हैं उनको करना चाहिए। थोड़ी सी बात करते हैं निशाने वाली स्पर्धाओं पर, निशानेबाजी और ख़ास तौर पर आर्चरी वगैरह। इनके जो खिलाड़ी हैं ख़ास तौर पर, इनको बिल्कुल उल्टा चलना पड़ता है, यानी इनको इतना शांत होना पड़ता है कि मतलब ध्यान, एक तरह का ध्यान है शूटिंग, और जितना शांत चित्त होंगे उतनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आपकी हार्ट बीट तो बढ़नी नहीं चाहिए, हार्ट बीट बढ़ेगी तो निशाना चूक जाएगा। और ये माना जाता है परंपरागत रूप से कि भारतीय हम लोग चूँकि आध्यात्मिक हैं और ध्यान हमारे लिए बहुत सहजता से उपलब्ध हो सकता है योग या ध्यान की मदद से, तो लिहाजा इन स्पोर्ट्स में हम लोग हमारी परंपरागत मानसिकता से एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे आर्चरी में दक्षिण कोरिया के लोग बहुत अच्छे हैं, शूटिंग में दूसरे कई देशों के लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ख़ासतौर पर टर्की के एक शूटर की बड़ी जिक्र हो रहा है कि बिल्कुल स्वॉग वगैरह जो भी उनका सोशल मीडिया पे बड़ा नाम हो रहा है कि सब वो तो कानों में वो भी नहीं पहनते, उनको इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं, वो आके निशाने लगाते हैं और आराम से जीत के चले जाते हैं। तो ये बताएं कि ये ख़ास तौर पर ध्यान और इसकी आपका एकाग्रचित्त होना, ये हमारी शूटिंग की टीम के साथ ये चीज़ मददगार होती है और क्या इसने मदद की है या नहीं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा हिस्ट्री में। हमारी जो सभ्यता है वो शुरू से ही आध्यात्मिक की रही है। ध्यान लगाना, योगा करना, सुबह सुबह उठ के रूटीन फॉलो करना, तो मुझे लगता है कि ये हमारा जो परंपरा रही है हम उसी को फॉलो करते आएंगे तो ही आगे सक्सेस पाएंगे। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं बोलूँ कि भाई सुबह उठना है, योगा करना है, या फिर उसके बाद मेडिटेशन करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने पूर्वजों की जो धरोहर है जो पास ऑन हुई है आपको, आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को ही करना है और कुछ फालतू नहीं करना, आपको सक्सेस मिलेगी। फिर आपने बात की साउथ कोरिया के प्लेयर्स की। हाँ, आज की डेट में साउथ कोरिया की जो टीम है, आर्चरी में लगा लीजिए, शूटिंग में लगा लीजिए, बहुत अच्छा कर रही है। इस बार आप शूटिंग में ही देख लीजिए, मनु भाकर के अगेंस्ट वो जो साउथ कोरियन लड़कियां थी दो, वही जीत के गई हैं। सिल्वर और गोल्ड दोनों उन्होंने जीता। जी हाँ, उनकी एज देखिए 19-17, कितनी यंग एज में लेके गई हैं मेडल्स। तो साउथ कोरिया की टीम ऑफ कोर्स फोकस, मेडिटेशन और इन सब में भी हमारी तरह ही हैं, बहुत सारे कल्चर हैं उनके हमारी तरह ही फॉलो करते हैं। तो उनको भी मुझे लगता है कि इसी अध्यात्म के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू ही बेनिफिट मिला है। तो हमें अपनी जो एक्चुअल जिसके ऊपर हमारी सभ्यता बिल्ड है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। फिर हम बात करते हैं टर्की के जो प्लेयर्स बहुत फेमस हो रहे हैं अपने स्वैग को लेकर आजकल सोशल मीडिया पे, तो वो भी बहुत पुराने प्लेयर हैं, कई ओलंपिक्स खेल चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स हैं उनके। और एज सच शूटिंग में एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड करके भी हम करेक्शन लेंसेज यूज़ करते हैं जो डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, थोड़ा लुक अट्रैक्टिव होता है। पर उन्होंने, यूसुफ जी ने अपना नॉर्मल चश्मे लिए, वो भी करेक्शन लेंसेज हैं, वो भी करेक्शन लेंसेज हैं। तो नॉर्मल अपना जिस कपड़ों में, हाँ, कपड़ों से लेकर मुझे बात याद आई कि हम शूटिंग में ऐसा बोलते हैं कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उस तरह के कपड़े पहनिए। आप शूटिंग में मैच वाले दिन ना तो अपना टूथब्रश चेंज कीजिए, ना टूथपेस्ट चेंज कीजिए, ना अंडरगारमेंट चेंज कीजिए, ना जूता, ना सॉक्स, उस तरह के कपड़े पहनिए जो आप रेगुलर पहनते आ रहे हैं। तो उन्होंने वही किया, अपना जो नेचुरल रेगुलर कपड़े यूज़ कर करके जो उनको कंफर्ट जोन मिला हुआ था उस जोन में आके उन्होंने खेला, अपना लेफ्ट हैंड पॉकेट पे इंसर्ट किया, करेक्शन लेंसेज पहने और अपना शूटिंग की बस। और हाँ, ईयर प्लग्स जो कानों में लगाते हैं, उनके पास महंगे वाले ईयर प्लग्स नहीं थे, बड़े सिंपल से ईयर प्लग्स थे जो आजकल इंडिया में भी मिलते हैं, येलो कलर के, थोड़ा सा दबाने से दब जाते हैं, कान के अंदर जाके छोड़ दीजिए, वो फूल जाते हैं, आवाज़ को ब्लॉक कर देते हैं। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। संजीव जी, अभी बताएं कि पेरिस ओलंपिक तो चला गया, अब अगला ओलंपिक 4 साल बाद, एशियन गेम्स ज़रूर 2 साल बाद आएंगे। हमारी टीम में सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोग युवा हैं और प्रतिभाशाली हैं। तो इसी टीम से हम क्या आने वाले समय में थोड़ा सा ओलंपिक का दबाव, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ओलंपिक खेलने का दबाव बहुत सारे प्लेयर्स पर दिखा
और उसका परफॉर्मेंस पर असर आया। तो ये ओलंपिक का दबाव क्या आप सोचते हैं आने वाले समय में हटेगा और यही टीम, यही लोग या और जो नए लोग आते हैं क्या आने वाले समय में इससे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अभी जो LA में, लॉस एंजल्स में आने वाली अपना ओलंपिक्स हैं 2028 में है, उसमें हमारे पास जो आज की डेट में जो प्लेयर्स जो नहीं मेडल लेके आ पाए, फाइनल में थे, बहुत सारे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, जैसे अर्जुन बबूता लगा लीजिए, ऐश्वर्या प्रताप लगा लीजिए, फिर ईशा है, फिर रिदम है, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो बहुत ही सॉलिड हैं, जिन्होंने बताया है कि हमारा दिन नहीं था इसलिए हम मेडल नहीं ले पाए, बस टॉप 8 में हम थे, टॉप 10 में थे। तो मुझे लगता है कि ये सारी यंग जो ब्रिगेड है वो रहेगी हमारे पास। हो सकता है कुछ चेंजेस आए जो कि आते भी हैं हमेशा ओलंपिक टू ओलंपिक, तो वो सब अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। रही बात प्रेशर की, तो जिस तरह आपने देखा 2008 में अभिनव जी ने मेडल लिया, उसके बाद बहुत सारा प्रेशर हट गया, लोगों को लगा कि हाँ हम भी ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। फिर नीरज चोपड़ा का मेडल ले लीजिए, एथलेटिक्स में हम सोचते थे कि हम तो 100 साल पीछे हैं, हम तो ले ही नहीं सकते एथलेटिक्स में मेडल। अब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड के बाद सिल्वर भी ले लिया, वो भी ओलंपिक्स में। तो आप देखिए किस तरह के मेंटल बैरियर्स जो बने हुए थे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी बोल सकते हैं इनको, वो तोड़ कर आगे बढ़ गए हैं। तो इसी तरह हमारे शूटिंग में भी मन्नू भाकर ने 2 मेडल लेकर एक ही ओलंपिक एडिशन में एक ऐसा मेंटल बैरियर तोड़ दिया है, जिसके बाद हर किसी को भी ये लगेगा कि यार शूटिंग में हम जाके मेडल ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनको रहेगा जो इस बार मेडल नहीं लेके आ पाए या फिर फाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाए। संजीव जी, थोड़ी सी बात शॉटगन की करते हैं। शॉटगन में माहेश्वरी चौहान और जो नरुका है ये चौथे स्थान पर रह गए, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। तो थोड़ी शॉटगन का ये दोनों खिलाड़ी और ख़ास तौर पर शॉटगन में हम कैसा कर पाए या आगे कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में बताएं। जी, शॉटगन में मुझे लगता है कि काफ़ी सारे अभी चेंजेस आएंगे। हालांकि प्लेयर्स जो थे वो काफ़ी मैच्योर थे, काफ़ी अच्छे इंटरनेशनल मेडल भी जीते हुए हैं उन्होंने। हमारी मिक्स टीम जो थी स्कीट की, उन्होंने चौथे स्थान पे फिनिश किया। आखिरी दिन हम उम्मीद कर रहे थे कि अरे ये बस आ ही गया मेडल, और अचानक से वो बस किस्मत ही कह सकते हैं इसको, ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा। बाकी ये है कि हमारे पास शॉटगन के इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहे हैं। RVS राठौर सर ले लीजिए, फिर उसके बाद अभी मानवजीत सिंह सांधू ले लीजिए, या फिर रंजन सोढी जी ले लीजिए। कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। रंजन के नाम कितने विश्व रिकॉर्ड, बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली कमबैक कर जाएगी वो टीम, कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। बस उनको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि हमारे राइफल पिस्टल वालों ने काफ़ी दे दिया है इस बार। तो आने वाले LA में मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वहाँ से। आखिरी प्रश्न संजीव जी, हर अच्छा प्रदर्शन भी बुरा प्रदर्शन भी लेसन्स देकर जाता है। आपकी नज़र में पेरिस ओलंपिक के प्रदर्शन से भारतीय शूटिंग दल ने कौन कौन से 2 या 3 ऐसे लेसन से जो सीखे हैं और सीखने चाहिए? मुझे लगता है कि पहला लेसन तो थोड़ा सा वीक रहेगा, जो मैं बोलूँगा जो बुरा लेसन सीखने को है, जो चाहिए था कि मैंने कुछ प्लेयर्स का देखा कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके जब मेडल की एक्चुअल फाइट चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने गिव अप कर दिया एक तरह से। कुछ शॉट्स वीक चला दिए, या फिर कह सकते हैं कि प्रेशर नहीं झेल पाए। तो वो एक फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमारे प्लेयर्स को बहुत ज़रूरी है सीखना। अंडर प्रेशर लास्ट मोमेंट पे अपने आप को कैसे कंट्रोल करके अच्छा डिलीवर देना है। सेकंड, मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे अच्छे लेसन हैं हमारे पास कि हम एक ही एडिशन में एक से ज़्यादा मेडल भी जीत सकते हैं। तो इस तरह कई ऐसे हो सकते हैं, और भी पॉइंट्स हों पर मेरी नज़र में नहीं आ रहे अभी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा पेरिस ओलंपिक्स का, जो कि मुझे लगता है 300% ऊपर है अपने पुराने से। मैं सब प्लेयर्स को 21 के 21 को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप ये मत सोचिए कि आपका खुद का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा इसलिए मेडल नहीं आया। बस आप गए, आप सेलेक्ट हुए, आपने अपने आप को प्रूव किया। लास्ट डे थोड़ा सा आपका लक फैक्टर नहीं काम कर पाया, बाकी आप बेस्ट हो हमारे लिए और बेस्ट रहोगे। संजीव राजपूत जी, आपका हृदय से आभार।
ये थे अर्जुन पुरस्कार विजेता संजीव राजपूत, जो भारतीय निशानेबाजी दल के प्रशिक्षक भी हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में स्पेन को हराया और लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम की इस उपलब्धि और प्रदर्शन के बारे में हमने भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हरबिंदर सिंह से बात की।
हरविंदर जी, भारत की एक ओलंपिक स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। आप उस टीम के सदस्य थे जिसने ओलंपिक मेडल दिलाया, और यूं कहा जाए कि जो 2 ब्रॉन्ज मेडल बैक टू बैक मिले थे उन दोनों टीम्स में आप खेले हैं। अब ऐसा हुआ है कि पहली बार इतने सालों बाद भारतीय हॉकी टीम ने वापस बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस टीम की परफॉर्मेंस के बारे में और बैक टू बैक जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और पूरी तैयारी से गए थे, और हमारा जो एम था कि इस ओलंपिक में अपने मेडल का कलर चेंज करेंगे, और खेले भी अच्छा। लेकिन ये गेम है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम फिजिकल फिट थी, स्किलफुल प्लेयर थे, और यंग और यूथ का कम्बिनेशन था, जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे। लेकिन हॉकी में ये ज़रूरी है कि स्किलफुल होना, आपका फिजिकल फिटनेस होना, आपका स्टेमिना जो है, आपका कोऑर्डिनेशन विद द टीम। लेकिन मेरा जो मानना है कि इन चीज़ों के साथ साथ लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 2 इंसिडेंट बताऊंगा इस ओलंपिक में। हम लोग जब क्वार्टर फाइनल खेल रहे थे ग्रेट ब्रिटेन के साथ, 1-2 मिनट रहते थे मेरे ख्याल, जब उनको एक बॉल मिला जो बिल्कुल गोल के सामने खड़ा था, 1 फुट गोलकीपर के सामने, गोल के सामने खड़ा था उनका प्लेयर। कोई खिलाड़ी हमारा उनके पास नहीं। उसने बॉल रोककर वो सिर्फ गोल के अंदर फेंकना था, लेकिन वहाँ से बॉल बाहर चला गया। ये यहाँ पर हमारी लक फेवर किया कि हम लोग वहाँ पर हम मतलब उसके जीते, हारते हारते बचे। लेकिन लक हमारी कैसे फ्लक्चुएट हुई जर्मनी के अगेंस्ट। हम लोग 2-1 से हार रहे थे। लास्ट मैच ख़त्म होने वाला था, जब विसल बजी तो शमशेर सिंह के पास एक बॉल आया डी में, अकेला खड़ा था वहाँ पर, कोई उसके पास नहीं था। वो जो मैं कहता हूँ कि वो आदमी वहाँ से आदमी मिस नहीं कर सकता गोल। वो पता नहीं कैसे बॉल उसने मारा और गेंद के ऊपर से चला गया और साथ ही मैच ख़त्म हो गया। तो मेरा ये मानना है कि आपका स्किलफुल और ये जो लक है, ये चोली दामन का साथ है। कई इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि जहाँ पर आप मैच जीते जीते हार जाते हैं, या कहीं हारते हारते जीत जाते हैं। तो ये इस वक्त भी हमारी टीम के साथ दोनों चीज़ें, ग्रेट ब्रिटेन के साथ अगर वो गोल कर देते तो हम क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाते, लेकिन जर्मनी के साथ हम लोग गोल करते तो हम फाइनल भी जीत खेलते थे। तो इसके बावजूद भी हमारी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन के साथ हम लोग पहले 10 मिनट में ही हम 10 खिलाड़ी रह गए थे, रेड कार्ड हो गया, और बड़ा अच्छा टीम ने डिफेंड किया। मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा खेले बच्चे, 10 प्लेयर के साथ, एस्ट्रोडोर के साथ खेलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो क्वार्टर फाइनल हम जीता, सेमीफाइनल में हारे। और स्पेन के साथ जो मैच था वो भी इक्वली मैच था, एनी टीम, इट वाज एनीबॉडीज गेम, लेकिन हम लोग थे 2-1 से जीता। और ये एक खुशी की बात है कि हमने बैक टू बैक ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे हमारे पास खिलाड़ी हैं या जूनियर से आने वाले प्लेयर हैं, अगर वो अपना दमखम दिखाते हैं तो अगली ओलंपिक में ये रंग ज़रूर भी चेंज हो सकता है। लेकिन हमें इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी टीमों को हम हल्का नहीं ले सकते। ये टॉप की टीमें देखिए, बेल्जियम है, जर्मनी है, हॉलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है जैसे। तो जब हम इनके साथ खेलते हैं तो यहाँ पर गेम जो डिपेंड करता है, अर्जेंटीना इन पे डिपेंड करता है। देखिए, हर टीम के साथ दोनों टीम को गोल करने के चांस मिलेंगे, फील्ड गोल के भी, पीसी के भी। जो टीम कन्वर्ट करेगी मैक्सिमम चांसेस, वो उसके चांसेस जीतने के साथ है। ये नहीं हम कह सकते हैं कि हमें चांस नहीं मिला या हमें अब इसमें टूर्नामेंट हमें मैक्सिमम पीसी मिले, जिसमें हरमनप्रीत पीसी ने 10 गोल किए। तो वो हमारे पास एक वेपन था, गोल उससे करते थे, हमने फील्ड गोल भी किए लड़कों ने। तो आगे भी आने वाले जो मैचेस हैं या भी जो एशियन गेम्स होंगे जिससे हमें क्वालिफाई करना है अगली ओलंपिक में, वर्ल्ड कप आने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, एशियन चैंपियनशिप। तो इसी तरह अगर प्लेयर खेलते रहे तो हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। रविंद्र जी, यूँ माना जाए कि पिछले 5-7 सालों में भारतीय हॉकी ने प्रगति की है, क्योंकि एक बार तो देखिए आप, हमारी हॉकी का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया था। ओलंपिक में भी हम 2008 में तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे, उसके बाद क्वालिफाई किया तो 12 टीमों में 12वें स्थान पर रहे। रियो में भी हमारा प्रदर्शन बेकार रहा, तो यानी 10वें 12वें नंबर पर हम रहते थे। उस लिहाज से ये माना जाए कि ये रियो ओलंपिक के बाद से हमारी टीम ने उत्तरोत्तर प्रगति की, रैंकिंग में भी हम ऊपर बढ़े। तो आप इस प्रगति से एक तो क्या संतुष्ट हैं, और दूसरा क्या मानते हैं कि ये ग्राफ हमारी हॉकी टीम को जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये अच्छी बात है कि हमने दोनों मेडल बैक टू बैक जीते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कही जा सकती है। और हमें यहाँ पर ही संतुष्ट नहीं रहना है, हमें इससे भी आगे बढ़ना है।
और कोचेज़ हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो प्लेयर हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जैसे कहा कि ये टीमें जो बहुत स्ट्रांग है, यूरोपियन टीमें, किसी की भी गेम है, एनीबॉडीज़ गेम का। देखिए लास्ट कई मैचों में 20 सेकंड्स रहते हैं तो गेम का जो है पासा पस हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम भी जो इंडिया भी है उस लेवल के टीम है, जिसमें बेल्जियम है, जिसमें हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस इस ओलंपिक में इतनी इनकरेजिंग नहीं रही, लेकिन वो कैपेबल है दोबारा आने वाले। तो हम ये खिलाड़ी हमारे अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये लंबे रेस के घोड़े हैं, चलेंगे अगली ओलंपिक तक। इसमें अगर 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जो छोड़ते भी हैं, लेकिन जो हमारी रिप्लेसमेंट है हमें अच्छी मिलेंगी तो हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। रविंदर जी, कुछ जिक्र करते हैं टीम का जो बिल्डअप है ओलंपिक में। एक तो ये कि 15 से ज़्यादा खिलाड़ी ले जा नहीं सकते, गोलकीपर भी आपके पास एक ही रहता है, लेकिन कुछ और अजीब से रूल अब जैसे हो गए जिसका हमें फ़ायदा भी मिला एक मैच में, वो ये कि अब आप गोलकीपर को हटा सकते हैं और आपको उस वक्त एक बार 11 प्लेयर मिल जाते हैं। आपको लगता है कि अब गोल करना ही करना है, चाहे गोल खा जाए तो भी हारे हुए हैं। उसके बाद रोटेशनल पॉलिसी और उसके बाद ये गोलकीपर का हटना, ये रूल्स क्या थोड़े से हमारे लिए फ़ायदे के रहे? देखिए ये जो ऑस्ट्रेलिया पे गेम है ना, बड़ी जोर लगता है इस गेम पे, मेहनत करनी पड़ती है। ये 16 खिलाड़ी, पहले जो ओलंपिक में 18 खिलाड़ी जाते थे, वो जब के विमेन की ओलंपिक नहीं थी तो 18 खिलाड़ी, जब विमेन ओलंपिक इंक्लूड की तो ये 16 खिलाड़ी कर दिए इन्होंने। तो हर एक टीम यही सोचे कि 16 खिलाड़ी में अगर 2 गोलकीपर जाएं तो 2 प्लेयर कम हो जाते हैं, तो हर एक टीम चांस लेती है, एक गोलकीपर लेके आते हैं ताकि मैक्सिमम आगे खेलने वाले प्लेयर हों। तो मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने रूल बनाया है ये, क्योंकि ओलंपिक में जो नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए 16 खिलाड़ी बनाए। और देखा जाए तो हर एक टीम के लिए इसमें फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो हमारे लिए हमें तो यही सोच के चलना है कि हमने 16 के साथ खेलना है। गोलकीपर आगे 15 खिलाड़ी हैं, उनको ही आपने सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, डिफेंडर लेने हैं, अटैकर लेने हैं या ऑलराउंडर लेने हैं, ये कोच पे डिपेंड करता है। तो जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा, तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। रविंदर जी, अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं PR श्रीजेश का। 20 साल से ज़्यादा इन्होंने हॉकी खेली और देखा जाए तो इन्होंने हमें एक तरह से शूट आउट में बचाया है, क्योंकि श्रीजेश अगर उस दिन वो कारनामा नहीं करते तो हमारे पास शायद मेडल नहीं आता। और टीम में जो कमराडरी थी उसमें बार बार आपने देखा होगा कि जब मेडल्स दिए जा रहे थे आखिर में, तो कप्तान हरमनप्रीत ने अपना मेडल श्रीजेश को गले में पहनाया, उन्होंने वापस कप्तान को पहनाया। और टीम के सभी सदस्य बार बार यही कह रहे थे कि हम ये जो मेडल है हम श्रीजेश को डेडिकेट कर रहे हैं। तो एक तो ये कि श्रीजेश की विदाई, और हॉकी इंडिया ने अब 16 नंबर की जर्सी भी रिटायर कर ली उनके सम्मान में, और श्रीजेश का प्रदर्शन और उनका जाना ओलंपिक के बाद, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि श्रीजेश जितनी भी हॉकी खेला बहुत बढ़िया हॉकी खेला है, और वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंडर था। और मेरा कहता हूँ कि उसने बड़ी लाइफ दी है हमारी टीम को, और जो उसने ये फ़ैसला लिया, मैं उसका फ़ैसला अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने राइट टाइम पे राइट फ़ैसला लिया है। क्योंकि मेरा भी मानना है कि जो खिलाड़ी है उसको जब वो टॉप पे चला जाए तो उसको ज़रूर छोड़ना चाहिए ताकि आगे आने वाले प्लेयर को चांस मिले। ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा डिसीज़न था। और एक उनके पास देखिए एशियन गेम के मेडल हैं, वर्ल्ड कप का अभी तक शायद मेडल नहीं है, लेकिन ओलंपिक के मेडल आ गए, एशियन चैम्पियनशिप के मेडल हैं। एक कहावत है ना कि मक्के के आगे उजाड़, तो आदमी जब टॉप पे पहुंच जाता है तो उसके बाद ग्राफ नीचे गिरना शुरू करता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि खिलाड़ी खुद फील्ड खाली करे दूसरे प्लेयर के लिए, और ये उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया। और ये भी ज़रूरी है कि उनका जो गैप है ज़रूर फील होगा टीम को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो गोलकीपर हैं, जैसे पाठक हैं या और गोलकीपर या और जूनियर में गोलकीपर आ रहे हैं, जैसे इनको गोलकीपर का कोच बना दिया गया है, तो ये अपना जो आर्ट है, अपना जो स्किल है दूसरे गोलकीपर सिखाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि जैसे हमारे पास पुराने खिलाड़ी गोलकीपर रहे हैं, जिसमें लियो पिंटो का नाम लिया जाता है, देश माथुर जिनके साथ मैं खेला हूँ, शंकर लक्ष्मण जी मेरे साथ खेले हैं, इनका नाम जब गोलकीपर्स में काउंट करते हैं तो टॉप पे लिया जाता है। और जब गोलकीपर्स की लिस्ट बनेगी तो श्रीजेश जी का नाम भी इन खिलाड़ियों के साथ जोड़ा जाएगा।
हरविंदर जी, हालांकि कंपैरिजन स्पोर्ट्स में होता नहीं, पर फिर भी एक प्रश्न बनता है कि आप उन 2 टीम्स के सदस्य थे जिसने बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीते, गोल्ड भी आपने जीता, और अब हमारी टीम ने भी ये परफॉर्मेंस किया। आपके टाइम की टीम्स और इस टीम में क्या चीज़ें आप अच्छी देखते हैं, क्या चीज़ें ऐसी देखती हैं जो उस ज़माने की टीम में थी, इनमें नहीं है? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके ज़माने की हॉकी में नहीं थी और इनमें है? देखिए, मैं जैसे आपको खिलाना चाहता हूँ कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो हमारी अकेल थी, ग्रास पे खेलते थे, अब एस्ट्रोर पे आकी है। उस वक्त रूल बहुत ज़्यादा थे। जैसे रूल था, सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन रूल था कि ऑब्स्ट्रक्शन रूल में आपकी बॉडी बॉल और ओपोनेंट के बीच में आनी नहीं चाहिए। अब सारी हॉकी ऑब्स्ट्रक्शन रूल पे है। आप अपना पीठ कर लेते हो और टांग हिलाते लेते जहाँ मर्जी ले जाओ। अगर आपको डिफेंडर टैकल करता है तो बेचारे को कार्ड मिलता है। फिर वहाँ पर ऑफ साइड रूल था, स्टिक रूल था। स्टिक में क्या है कि आपकी जो स्टिक है, आप हिट मारने के वक्त बियॉन्ड शोल्डर नहीं जानी चाहिए, और फॉलो थ्रू में बियॉन्ड शोल्डर नहीं जानी चाहिए, और इवन जो ओवरहेड पास है वो भी आप शोल्डर के ऊपर स्टिक उठा के नहीं रोक सकते। और अब तो आप ऊपर से बॉल रोक रहे हो, ऊपर से गोल कर रहे हो, तो इससे मिक्सर ऑफ टेनिस शॉट्स। मैंने कई गोल देखे हैं, गोल के सामने इतने खिलाड़ी खड़े हैं और ऊपर से मार के गोल हो जा रहे हैं। तो ऑफ साइड नहीं है गोल। 3 टच में कई गोल होते हैं, पीछे से हिट लगती है, दूसरा लगता है एक प्लेयर गोलकीपर के पास खड़ा है और टच करता है गोलकीपर। और मैं कहता हूँ कि सबसे जो मुसीबत है गोलकीपर के लिए, उसको वो बेचारे, एक तो गोल को उसको गोल डिफेंड करना है और साथ आसपास इतने खिलाड़ी खड़े हैं उनको तो कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो उस वक्त की हॉकी और इस वक्त की हॉकी बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त जो प्लेयर का स्टैंडर्ड था ना, बहुत हाई था। इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे पास प्लेयर ऑफ पूल्स बहुत ज़्यादा था। एक एक पोजीशन पे 6 से 7 खिलाड़ी एक ही लेवल के होते थे। और जब आपको सिलेक्शन के लिए जाना है तो आपको इतनी मेहनत करनी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, साहब उधम सिंह 4 ओलंपिक खेले हैं। अब उनके लेवल के 4-5 लेफ्ट इन थे, लेकिन जिस दिन उधम सिंह जी खराब खेलेंगे तब उनको चांस मिलेगा। तो कई खिलाड़ी ऐसे निकल गए बीच में कि साहब उधम सिंह जी खराब नहीं खेले या अच्छा खेलते रहे, तो उनको चांस नहीं मिला। तो ये जो स्थिति थी उस वक्त, ये बहुत कंपटीशन लेवल बहुत था। 64 टोक्यो ओलंपिक में हमने जब जाना था, कैंप लगा था हमारा, तो सिलेक्शन ट्रायल 3 दिन रखे, 3 दिन ट्रायल होंगे और सुबह शाम ट्रायल होते थे वहाँ पर। तो कंपटीशन इतना है कि 3 दिन में जो सिलेक्शन में थी वो टीम नहीं बना सकी। उन्होंने 1 दिन एक्सटेंड किया ट्रायल कम्बिनेशन बनाने के लिए। और फिर उसमें एक चीज़, अब जो डिफरेंस है वो इसका एडवांटेज है, उस वक्त 16 टीम होती थी, एक ग्रुप में 8 टीम होती थी, तो आप कहीं एक मैच लूज़ कर जाएं या ड्रा जाएं तो आपके रिकवरी का चांस था। लेकिन अब 12 टीम है, 12 टीम के साथ अगर आप एक ड्रा कर गए लूज तो आपको रिकवरी का चांस नहीं है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज है, पहले उस वक्त एडवांटेज, उसमें पहले क्या था कि जो 4 टीमें वो सेमीफाइनल खेलेंगी। अब एक एडवांटेज है कि आप 6 टीमों में सिर्फ आपने फर्स्ट 4 में आना है और क्वार्टर फाइनल खेलने का आप चांस मिल रहा है। क्वार्टर फाइनल खेले तो आप सेमीफाइनल फाइनल में। तो इसमें एक फ़ायदा क्या हुआ है कि जो लो लेवल की टीम है ना, उनको भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिला है। अब हमारे वक्त देखिए, जब पाकिस्तान जीत रहा था या इंडिया जीत रहा था, इसके अलावा जर्मनी हो या कोई इनको चांस मिला जीते। लेकिन अब एक ओलंपिक, जो लास्ट ओलंपिक बेल्जियम जीत गया, उससे पहले अर्जेंटीना जीत गया। अदरवाइज़ ये दोनों कहीं बीच में पिक्चर में नहीं आते थे। तो हर एक चीज़ का कुछ कहीं फ़ायदे भी हैं, कहीं नुकसान भी हैं। तो जैसे जैसे अब गेम चलती जाती है, अब हमारे वक्त 70 मिनट की गेम थी, 35 मिनट 5 मिनट का रेस्ट और खेल। लेकिन अब आप 15-15 मिनट 2 रेस्ट, फिर 10 मिनट का रेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है, रूल्स को वो बनते जाएंगे। और आगे भी और भी जो देखेंगे अभी कमी पेशियाँ रूल में हैं, वो आगे और चेंज होते रहेंगे रूल। हरविंदर जी, हमारी टीम का जो प्रदर्शन है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते, सच में वो गोल्ड के हकदार थे, तैयारी भी वैसी थी। तो एक तो उनके प्रदर्शन से आप क्या संतुष्ट हैं? बिल्कुल है, बहुत अच्छा है कि जीते हैं हम लोग। और ये पूरी ओलंपिक में हॉकी से खास करके, क्योंकि एक हॉकी ऐसी गेम है कि वहाँ पर हमारा पहले जब खेलते कि गोल्ड मेडल जीतना ज़रूरी है। मैं आपको एक इंसिडेंट, जब हम लोग टोक्यो से गोल्ड मेडल जीते ना, तो हम लोग वापस आए, एयर इंडिया से फ़्लाइट थी, ये उस वक्त ये पालम एयरपोर्ट होता था। तो वहाँ पर हमारा जहाज़ लैंड किया, तो वहाँ पर वो मतलब उस वक्त इतनी सिक्योरिटी वगैरह का कुछ है ही नहीं था। पूरा एयरपोर्ट पब्लिक से भरा हुआ था, मतलब लेने लोग आए हुए थे हमें। तो हमारा जहाज़ जब लैंड किया, वो लैंड करने के बाद जितनी पब्लिक सारी जहाज़ के अंदर आ गई हमको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए।
तो उस प्लेन में अमेरिकन एथलीट भी जा रहे थे, उन्होंने आगे जाना था वो प्लेन। तो वो बड़े बड़े हैरान हुए हमसे पूछने के कि ये इतना शोर क्यों है, ये काहे के लिए इतनी पब्लिक अंदर है। तो हमने उनको बोला कि ये हमारी इंडिया की हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीती है, तो उसके लिए ये मतलब दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। तो वो बड़े हैरान हुए, वो कहने लगे हमने 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, बट वी विल नॉट गेट एनी एक्सेप्शन। जी जी हमने उनको बोला कि आपके 100 मेडल के बराबर ये एक मेडल है जी। जो कि इंडिया ने जीतना ही जीतना है। तो ये वैल्यू उस वक्त थी गोल्ड मेडल की। तो अब हम लोग गोल्ड मेडल 68 में जब ब्रॉन्ज मेडल जीते, या वो 72 में जीते, तो टीम को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि 72 गोल्ड का मेडल वाली ब्रॉन्ज जीतने मेडल- वाली टीम ब्रॉन्ज जी, मेडल जीत अशोक रही जी है। ने अपने पिताजी को दिखाया भी नहीं था, ध्यानचंद जी को ठीक उन्होंने बात ये है, मेडल ही नहीं ठीक दिखाया बात कि है, मैंने हाँ, ब्रॉन्ज जीता है, ठीक कि बात है। पिताजी डांटते हैं ठीक ब्रॉन्ज बात कैसे है। जीत के आए। तो हम लोग जब मेरे को याद है 68 में जीत के आया, तो यहाँ इंक्वायरी कमेटी बैठ गई कि क्या वो अपना गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीता। तो उस वक्त एक ट्रेंड था कि गोल्ड मेडल जीतना है। लेकिन उसके बाद जब हम 72 के बाद हमारा ग्राफ नीचे आता गया, तो हमें वो भी बीर करना पड़ा, वो पीरियड भी। 80 में ओलंपिक मेडल जीते हम लोग, हालांकि वो फुल प्लेज ओलंपिक नहीं थी। एक जो रशियन ब्लॉक, जो अपना यूरोपियन ब्लॉक था, उन्होंने वो बाइकआउट किया था, तो उसमें बाई इनविटेशन टीम बुलाई थी उन्होंने। तो हालांकि ओलंपिक है, मेडल जीता हमने। लेकिन उसके बाद जो टोक्यो वाला जो इतना डिस्टेंस था, तो एक मेडल आना हमारे लिए हमारा एक मोरल बूस्ट था। तो उसकी वजह से हमें उम्मीद थी कि हम इस दफ़ा अच्छा मेडल जीतेंगे, लेकिन टीम ने कोशिश की। तो ये बहुत अच्छा है कि हम खाली हाथ नहीं आए, हमने बैक टू बैक मेडल जीता। हो सकता है आने वाले ओलंपिक में इससे अच्छा रिजल्ट हो। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हरविंदर सिंह जी, आप आए और हमारी हॉकी टीम के बारे में इतनी बातें की, आपका हृदय से आभार। थैंक यू वेरी मच। मैं टीम को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, मेरी बेस्ट विशिंग के साथ हैं। ये थे भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य हरविंदर सिंह।
पेरिस ओलंपिक खेलों की पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। साथ ही पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में देश के लिए कांस्य पदक जीता। भारत के लिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले अमन सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद से भारत ने हर ओलंपिक खेल आयोजन में कुश्ती में कोई न कोई पदक अवश्य जीता है। भारत के पदक विजेता और दूसरे खिलाड़ियों के ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन पर हमें नाज है और उम्मीद करते हैं कि खेलों के जरिए भारतीय खिलाड़ी देश का मान बढ़ाते रहेंगे। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न साकार हो पाएगा। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स नंबर